ओके बेटा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कैपिटल यानी कैपिटल से मुराद फंड्स रेज बाय कंपनी, ऐसे ही है। फंड्स रेज बाय कंपनी, कंपनी फंड्स क्यों रेज करती है? कंपनी फंड्स क्यों रेज करती हैं? डेफिनेट बात है, उसने कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना है, उस प्रोजेक्ट के लिए जो है उसको पैसा चाहिए है, तो उस मकसद के लिए वो फंड्स रेज करती है। अब फंड्स कहाँ कहाँ से रेज किए जा सकते हैं? दीज आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हम लोग जो है वो इक्विटी सोर्स से जो है वो फंड्स रेज करते हैं, और नंबर 2 हम लोग जो हैं वो डेट सोर्सेज से फंड रेज करते हैं। इक्विटी सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, डेट सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 में डिटेल डिस्कशन होती है कि अगर डेट सोर्सेज से कंपनी पैसा रेज करना चाहती है तो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, जिसमें बैंक लोन आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, रनिंग फाइनेंस आ जाता है, बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं। कंपनी इन तमाम सोर्सेज से जो है वो पैसा रेज कर सकती है। इक्विटी सोर्सेज में कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स में भी कंपनी जो है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू करके तो कंपनी पैसा रेज कर सकती है। डेट से स्टार्ट करते हैं जनाब। कंपनी ने डेट सोर्सेज से पैसा रेज किया। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो बैंक से लोन ले लेती है। हमारा मकसद क्या है बेटा? हम लोगों को जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तवज्जो से सुनिएगा, लाइट मत लीजिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट को ओपन करने वाला है। हम लोग पूरी एक पिक्चर क्लियर करने वाले हैं आज 1 घंटे के अंदर, पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं, और यही सवाल पेपर में भी आना है। पूरा चैप्टर वो इकट्ठे एक सवाल में टेस्ट करता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, तो बेटा हमारे पास कैपिटल क्या हुआ? डेट से और इक्विटी, इन दोनों से जो फंड्स आते हैं वो कैपिटल हुआ, तो हमें इसकी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है। डेट सोर्सेज से जो पैसा रेज किया है उसकी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल डेट सोर्स में कंपनी जो है वो बैंक से पैसा ले लेती है, कंपनी जो है वो बैंक से पैसा ले लेती है अपने प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। तो सर इसमें तो सीधी सी बात है, कंपनी जो एक्स्ट्रा पे करती है, एक्स्ट्रा रीपे करती है, एक्स्ट्रा पैसा वापस करती है, वो इंटरेस्ट की शक्ल में, वो फॉर एग्जांपल 8%, तो ये सीधी हमारी कॉस्ट हुई। सर इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बेटा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। रॉकेट साइंस जो है वो तब आती है जब कंपनी जो है वो बॉन्ड्स इशू करती है, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, यहाँ पे आकर के रोला पड़ता है, यहाँ पे आकर के रोला पड़ता है कि यहाँ पे हमें जो है कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ती है। सर इसमें कौन सा कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ती है? लिखा होता है 9% डिबेंचर्स, या लिखा होता है कि 11% जो है वो बॉन्ड है। तो ये क्या है? ये 9% 11% क्या है? तो ये तो बेटा इंटरेस्ट रेट तो है सर, ये इंटरेस्ट ही तो है। तो यहाँ से सीधा हम लोग ये एज्यूम ये मान लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा रीपे कर रही है कंपनी। जब ये बॉन्ड कंपनी ने फंड्स रेज किया तो ये कंपनी एक्स्ट्रा रीपे करेगी ना इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल कंपनी ने अगर 1000 रुपये जो है वो लोन लिया है बॉन्ड्स की शक्ल में, 3 साल का जो है वो बॉन्ड है, और यहाँ पे 11% की बजाय 10% है, तो कंपनी हर साल कितना पे करेगी? 10, 20 और 30 ये एक्स्ट्रा पे करेगी। आखिरी साल जा कर के जो है वो ये 1000 रुपये वापस कर लेगी। इस 1000 रुपये से फ़ायदा उठाने के लिए ये 30 रुपये कंपनी ने एक्स्ट्रा पे किए। तो सर ये तो सीधी बात है, दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ डेट है या कॉस्ट ऑफ बॉन्ड है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला कब आता है? मसला आता है जब कंपनी जो है वो इशुएंस के टाइम पे, या कंपनी जो है वो रिडेम्पशन के टाइम पे उसे कोई कीड़ा तंग करता है। जब कंपनी को इन 2 मौके पे कीड़ा तंग करता है तो फिर यहाँ पे इशू हमें भी आता है। अच्छा, उसको कीड़ा तंग क्या करता है? कंपनी जो है, अच्छा बेटा, कंपनी ने जो है वो पार पे इशू किया, पार पे ही रिडीम कर दिया। पैसा वापस करने के अमल को हम लोग रिडेम्पशन कहते हैं। पार पे इशू किया, पार पे ही रिडीम कर दिया। तो भैया पार पे इशू किया, 1000 रुपये लिया, 1000 रुपया ही वापस कर दिया, और ड्यूरिंग दिस टीन्योर, ड्यूरिंग दिस पीरियड कंपनी ने 30 रुपये एक्स्ट्रा दिए, जो लेंडर था उसको एक्स्ट्रा दिए। तो भाई ये तो ज़ाहरन हमें नज़र आ रही है 30 रुपये कॉस्ट है,
ज़ाहिरन नज़र आ रही है 30 रुपये कॉस्ट है, एंड दिस 30 रुपये इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय 10%, दिस 30 रुपये इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय 10%। तो यहाँ तो सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट है, ये KD है, कॉस्ट ऑफ डेट है। अच्छा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं यही केस हो, ये भी तो केस हो सकता है पार पे इशू की है, प्रीमियम पे रिडीम कर दिया है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो सकती है। अच्छा जनाब, जो इशुएंस है वो पार पे है, लेकिन जब कंपनी ने रिडीम किया तो कंपनी ने 1180 रुपये वापस किए, कंपनी ने 1180 रुपये वापस किए। अब कंपनी ने 30 रुपये ड्यूरिंग द पीरियड दिया, और दिस 30 रुपये इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस परसेंटेज, और कंपनी ने ये भी तो एक्स्ट्रा पे किए थे, एक्स्ट्रा पे किए, बट दिस 80 रुपीज़ इज़ नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय 10%। ऐसे ही है, इस 80 रुपये की रिफ्लेक्शन जो है इस परसेंटेज में हो रही है, नहीं हो रही। इस वजह से हमें जो है वो KD कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी यहाँ पे कह सकते हो कि हमें एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ती है, हमें एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ती है, हमें एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट। ये अब 10% जो है ये एक्चुअल तो नहीं है, कंपनी ने 30 रुपये ड्यूरिंग द पीरियड पे किया, 10 रुपये जमा 10 रुपये जमा 10 रुपये, और साथ में 80 रुपये एंड पे कर दिया। ये 30 रुपये जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 10% में, ऐसे ही है। इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे है? तो सर ज़रूरी क्या है इसमें, ज़रूरी क्या है बेटा? देखो ज़रूरी क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेजल पढ़ा है ना आपने, प्रोजेक्ट अप्रेजल चैप्टर 16 पढ़ा है ना, चैप्टर 16 पढ़ा है आपने। चैप्टर 16 में आप क्या करते हो, दिस वन, यहाँ पे आ जाते हो फ्यूचर कैश फ्लोज, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, ऐसे करते हो। रोटी खा के आए हो, बोलते क्यों नहीं? फिर जोर तो मेरा लग रहा है, आपका जोर कहाँ लग रहा है? क्या कर रहे हो? लाइट ऑन करो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ था अपने नफ्स पे कंट्रोल करना। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकालने के लिए आप क्या करते हो, फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1+R, डिस्काउंट बैक करते हो उसको। ये डिस्काउंट बैक आप किस पे करते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करते हो। इस प्रेजेंट वैल्यू को फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करके तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है, ऐसे ही करते हो। अगर यही सोने भाई गलत निकल आए, क्यों? क्योंकि आपने इसमें 30% लिया, इसका तो इम्पैक्ट ही नहीं लिया, तो यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो गलत होगा कि नहीं होगा? तो लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। इस वजह से दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमारे पास सही कॉस्ट आए, ठीक हो गया। इस मकसद के लिए फिर हम लोग जो हैं वो कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट ऑफ डेट में एक्चुअल कॉस्ट जो है वो IRR कहलाती है। डन, क्लियर। तीसरा केस, कंपनी जो है वो पार पे इशू करती है, डिस्काउंट पे रिडीम कर देती है। ऐसी है, नीनो आ रही है, नीनो आ रही है, आ रही है नीनो, वो तो उठा लो। नहीं, डिस्काउंट पे रिडीम कर देती है, यानी कंपनी ने आज 1000 रुपये लिया, कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड 10 रुपये पे किया, 10 रुपये पे किया, 10 रुपये पे किया, और एंड पे जाकर के 970 रुपये वापस कर दिए। कंपनी को वापस कितने करने चाहिए थे? जितने लिए थे उतने वापस करते। कंपनी ने 970 रुपये नहीं, चलो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे 990 कर देते हैं, 990 रुपये वापस किए। तो कंपनी ने 30 रुपये पे किए, ठीक है। अब वापस करते हुए कंपनी ने 10 रुपये खा गई, इफेक्टिवली कंपनी ने कितना एक्स्ट्रा पे किया? 20 रुपये। लेकिन जो कंपनी के जो ये कॉस्ट, ये जो इंटरेस्ट रेट है उस वो तो इस 30 रुपये को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस 20 को तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इस 20 की रिफ्लेक्शन चाहिए फिर हमें। इस मकसद के लिए फिर हम लोग IRR कैलकुलेट करते हैं। डन। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट ये हो सकता है कि कंपनी जो है
प्रीमियम पे इशू करती है, पार पे रिडीम कर देती है। प्रीमियम पे इशू करती है, पार पे रिडीम कर देती है। कंपनी ने रिसीव किए सोने 1180 रुपये, 1180 रुपये रिसीव किए और वापस कितने किए? 1000 रुपये। तो सोने यहाँ पे देखिए कंपनी ने 30 रुपये पे किए और वापस और एक्स्ट्रा यहाँ पे रिसीव कर लिए। तो टोटल भैया कंपनी की कॉस्ट कितने हैं? ये कंपनी ने पे किए और कंपनी ने एक्स्ट्रा 80 रुपये उनसे ले लिए। तो ये तो कंपनी ने बजाय कॉस्ट के बेनिफिट उठा लिया, कॉस्ट तो कोई भी ना आई फिर। तो इस सिनेरियो में फिर हमें जो है IRR कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया, पार पे रिडीम कर दिया। ठीक हो गया बेटा, पार पे रिडीम कर दिया। कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया, 990 रुपये लेंडर से वसूल किए, ड्यूरिंग पीरियड 10 रुपये वापस किए, उसको दिए और एंड पे जा कर के 1000 रुपये वापस कर दिया। ये जो है 30 रुपये बनते हैं एंड इट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय 10%। लेकिन ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा पे किए ये भी तो कंपनी की पॉकेट से जा रहे हैं, तो ये भी कॉस्ट होगी। एंड दिस 10 रुपीज़ इज़ नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस परसेंटेज है। तो इसकी रिफ्लेक्शन के लिए फिर हम लोग IRR कैलकुलेट करते हैं। डन हो गया बेटा। तो बात समझ में क्या आती है कि पेपर में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में जहाँ पे भी आप लोगों को ये नज़र आता है कि इशुएंस या रिडेम्पशन एट पार के अलावा हो रही है, वहाँ पे फौरी तौर पे आंखें बंद करके IRR कैलकुलेट करना है। वहाँ पे फौरी तौर पे आंखें बंद करके क्या करना है? IRR कैलकुलेट करना है। और कैसे करना है? आंखें बंद करके। जी ये तो फिर आपकी महारत है ना, अभी आप खुद ही कर रहे हैं। आंखें बंद करके क्या करना है? IRR कैलकुलेट करना है। अब IRR का फार्मूला क्या है बेटा? IRR इज इक्वल टू L प्लस NPV एट L डिवाइडेड बाय NPV एट L माइनस NPV एट H इंटू H माइनस L। ठीक हो गया बेटा? लोअर रेट NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इंटू हायर माइनस लोअर रेट। इसका मतलब ये है कि हमें एक लोअर रेट चूज़ करना पड़ेगा, एक हायर रेट चूज़ करना पड़ेगा, ऐसे ही है। लेकिन हाई रेट मतलब कितना कोई हाई होना चाहिए, किससे हाई होना चाहिए। लो रेट कितना कोई लो होना चाहिए, किससे लो होना चाहिए, किससे लो होना चाहिए, किससे लो होना चाहिए हैं? हायर से लो होना चाहिए। हायर कितना होना चाहिए? लोअर से ज़्यादा। गुड, ये पाकिस्तानी होने की निशानी है। जो हायर है ये लोअर से ज़्यादा होना चाहिए, जो लोअर है वो हायर से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, अब ये देखिए 10% बॉन्ड इशूड है। ठीक हो गया। अब मुझे जो है वो हाई रेट चूज़ करना है, मुझे इसके साथ कंपैरिजन करना होगा, मुझे इसके साथ कंपैरिजन करना होगा कि इससे हाई रेट चूज़ करना है या लोअर रेट चूज़ करना है। ओके, नीनो आ रही है, आंखें तेरी बंद हो रही हैं, सही हैं, कुदरती तौर पे ऐसी हैं। चलिए अब ये देखिए बेटा, अगर रिडेम्पशन जो है, रिडेम्पशन इज़ एट प्रीमियम है, रिडेम्पशन इज़ एट प्रीमियम है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, तो मुझे बताइए हम जो रेट चूज़ करेंगे फॉर IRR वो इस 10% से ज़्यादा होंगे, कम हो गया? आपने नहीं बताना, पूरा साइलेबस पढ़ के आए हो ना, बताइए फिर आप। ज़्यादा होंगे, ज़्यादा श्योर, कम होंगे? अब सोच के बताओ, फिर रिविजिट करिए। हम जो इस IRR को कैलकुलेट करने के लिए दो रेट चूज़ करेंगे वो इस 10% से ज़्यादा होंगे, कम होंगे? एक रेट ज़्यादा होगा, एक रेट कम होगा? ये बताइए। दोनों ज़्यादा होंगे, दोनों कम होंगे, एक ज़्यादा होगा, एक कम होगा, क्या होगा? एक ज़्यादा, एक कम, एक 10% से ज़्यादा, एक 10% से कम। आर यू श्योर हैं? आर यू श्योर?
10% से कम होंगे दोनों, तो वो भी तो यही कहते ने पे, वो भी तो यही कहते, तुसी फारसी समझते हो? तो दो रेट चूज़ करने ना, दो रेट चूज़ करने हैं। नमाज शरीफ की तरह देर से समझ आती है तुम्हें, उसे भी 6-7 साल लगे थे कि मुझे क्यों निकाला। आपको नींद आ रही है? आ रही है। अच्छा, एक रेट करेंगे उस पे एमपी भी निकालेंगे। ओए पहले इधर बता, एक रेट इससे बड़ा होगा, एक कम होगा, एक बड़ा होगा, बड़ा होगा, एक कम होगा। आप बताइए। दोनों रेट इससे बड़े होंगे। तूने मेरी क्लासेस नहीं ली हैं तो क्या करते रहे हो तुम? दोनों रेट इससे बड़े होंगे। देखिए बेटा, जोक्स अपार्ट, ये देखिए रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, इशुएंस, मैंने कुछ नहीं, इशुएंस के बारे में मैंने कोई बात की नहीं की। हम लोग एज्यूम करेंगे, जब एग्जामिनर साहब जो हैं अपनी बकवास बंद रखेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि इशुएंस एट पार है। जब वो इशुएंस के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि इशुएंस इज़ एट पार। तो इशुएंस एट पार है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, तो इसका मतलब है इशुएंस एट पार है। फॉर एग्जांपल पार वैल्यू 1000 है, और ये भी है, ये भी है, फॉर एग्जांपल 3 साल का, ये इंटरेस्ट पेमेंट है, और रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, फॉर एग्जांपल 1200 रुपये है, फॉर एग्जांपल 1050 रुपये है, 1050 रुपये उसने वापस किए हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल 10% है, तो यहाँ पे 100 ये आया, 100 ये आया, और 100 ये आया, और यहाँ से 50 निकालो तो 50 ये आ गया। तो कितनी बनी कंपनी की कॉस्ट? कंपनी की कॉस्ट 350 रुपये बनी, और कंपनी की कॉस्ट यहाँ पे ज़ाहरन कितनी नज़र आ रही है? 300 रुपये। एंड दिस 300 रुपये इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय 10%। तो ये जो 350 है, इसको जो रिफ्लेक्ट करने वाला परसेंटेज होगा वो 10% से कम होगा, ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हम लोग जो दो रेट चूज़ करेंगे वो दोनों ज़्यादा चूज़ करेंगे। बबुआ, बबुराव, अब समझ में आया बात? खान साहब आपकी बात पक्का? अब याद आई वो पुरानी बातें, वो जो बाग में बैठ के किया करते थे, है ना? जिधर एसी लगा वो आजकल बाग ही है। बात समझ में आती है? दिल को लगती है ना? इम्पोर्टेंट बात है ना? अब जो ये दो रेट हम लोग चूज़ करेंगे। अब अगर सुने, वो ये कहता है रिडेम्पशन जो है वो इज़ एट डिस्काउंटेड है, फिर इसका मतलब इशुएंस इज एट, तुझे नीनो आ रही है? इशुएंस पार भी होगी, रिडेम्पशन डिस्काउंट। मैंने कोई इशुएंस की बात की है? इसके वकील लगे हुए हैं। हाँ, नहीं कर गए थे, नहीं की थी, किधर की थी? सुबह के नहाए हुए हो? सुबह के आए हो? नहीं। अभी आए हो? तो सुबह का नहाया हुआ तो गंदी बात। आने से पहले भी नहीं करके आनी थी। कहाँ से आते हैं हम? वो तो नहर तो रास्ते में पड़ती है, चुप्पी मारनी थी, बाहर निकल आना था। ठंडा सारा दिन बंदा ठंड प्रोग्राम। जब छोटे छोटे थे, जब अभी कर रहे थे कुछ, अभी पढ़ रहे थे, तो उस वक्त नहर में नहीं करते थे, तो सारा दिन जो है वो ठंड लगती रहती थी। बत्ती बंद कर हुई हो जाती थी ना, तब भी ठंड लगती थी। तो कल आना है, तो आने से पहले क्या करना है? नहीं करनी है। अच्छा जी, मैंने इससे पहले परेशान नहीं होना, ये जगाने के लिए बड़ा ज़रूरी है बाहर से। इसका मतलब है जब यहाँ पे साइलेंस है, तो साइलेंस है, तो इसका मतलब है इशुएंस इज एट पार और रिडेम्पशन इज एट डिस्काउंट। व्हाट इट बेटा? ये बार बार बोलेंगे तो एग्जाम में समझ आएगा। एग्जामिनर सांस नहीं लेने देगा पेपर में। तो रिडेम्पशन इज एट डिस्काउंट है बेटा। अब सिर्फ इस स्टेटमेंट को देख करके बताइए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा कूपन रेट है वो 15% है। मुझे बताइए IRR 15% से ज़्यादा होगा, कम होगा?
पक्के पैरी बताना है। हाँ कम कम होगा, कम होगा। देख के बता रहे हो या इनको देखा देखी बता रहे हो? इनको देख के अपना मुंह लाल नहीं करना, तुम्हारा लाल वैसे होना भी नहीं है। कम होगा, क्यों कम होगा? देखिए बेटा, रिडेम्पशन है इज एट डिस्काउंट है, यहाँ पे देखिए इशुएंस एट पार है, रिडेम्पशन एट जो है वो फॉर एग्जांपल 870 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ड्यूरिंग पीरियड कितना हुआ? 100, ठीक है। कंपनी ने पे किया ड्यूरिंग पीरियड 300 रुपये, और जब वापस किए तो 130 रुपये खा गई। तो इफेक्टिवली कंपनी की कॉस्ट कितनी आई? 170। तो दिस 300 इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ना ये 15 नहीं करता, मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10% है, तो ये इसको जो रिफ्लेक्ट करने वाली परसेंटेज होगी वो क्या होगी? डेफिनेट बात है, इससे कम होगी। तो अब हम लोग IRR के लिए जो यहाँ पे दो रेट चूज़ करेंगे वो इस 10% से कम होंगे। सर अब वो कौन से होंगे? बेटा जो रिकमेंडेशन है, एक 9.5% कर लो और एक मासा सा दूर कर लो 2% का, और IRR निकाल लो, आपका आ जाएगा। डन? नहीं समझ आई? नहीं आई? नहीं ना आई? शाहरुख खान को नहीं आई है? नहीं ना आई? नहीं ना आई? मैं महंगा हूँ, इसके साथ बात कर रहा हूँ मैं। आ गई है? आपको समझ आ गई है? खान साहब आपको समझ आ गई है? चलिए अब फर्दर आगे बात करते हैं। सोने अगर फेस वैल्यू जो है वो ₹100 है, कूपन रेट जो है 20% है। अच्छा जी, इशुएंस इज एट 7% डिस्काउंट, बट रिडेम्पशन इज एट, नहीं बट नहीं कहना चाहिए, एंड आना चाहिए, एंड रिडेम्पशन इज एट 15% प्रीमियम। सो बताइए जो IRR है, IRR जो है वो क्या होगा? इस कूपन रेट से ज़्यादा होगा, कम होगा? मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी पीरियड जो है इज़ 4 years। बिलीव यू मी, बाई गॉड बिलीव यू मी, इसी तरह का पास पेपर में भी सवाल आया है। हाँ, बस सिर्फ ये है कि उसने स्टेटमेंट की शक्ल में बता दिया, और यही क्रक्स है हमारा जहाँ तक कॉस्ट ऑफ डेट की बात है। यहाँ से आप लोगों को पता लगेगा कि मुझे अब IRR कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है और उसका क्या तरीकाकार होगा। अब बताइए IRR जो है वो ज़्यादा होगा, कम होगा? जी ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू खान साहब। ज़्यादा होगा, पक्के पैरी? ज़्यादा होगा, पक्के पैरी? देख लें, बाद में नहीं मुकरना। काजल तुम बताओ। देख रहा हूँ अभी, क्या देख रहे हो? ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही होगा। सोने ज़्यादा होगा, देख लेते हैं जनाब। 100 रुपये का बेटा फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है वो 100 है। चलिए फेस वैल्यू 100 है, इशुएंस जो है वो 7% पे है, 7% डिस्काउंट पे है, यानी 93 रुपीज़ जो है वो रिसीव किए और वापस कितने कर रहे हैं? 115 रुपये जो है वो वापस कर रहे हैं। और दरमियान में कितने पे किए? 20 दरबे 4, ऐसे ही है, 80 रुपये आ गए। यहाँ से गैप निकालिए, कितना आता है? 22 रुपये प्लस 22 रुपये, तो कितना आता है? 102। तो IRR डेफिनेट बात, ये जो 20 रुपये है ये सिर्फ इस 80 रुपये को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस 22 की रिफ्लेक्शन फिर कहाँ पे है? अब समझ में आई? अब मैं ऐड करता हूँ फर्दर इसमें ऐड करते हैं। टैक्स रेट 17% है, 30% कर लो,
अब कम होगा गुड़िया, कम होगा डैम श्योर कि देखा देखी, बताएं कैसे कम होगा। टैक्स रेट एक्सपेंस भी अकाउंट फॉर होगा, तो अगर एक्सपेंस होगा फिर तो एक्सपेंस तो बढ़ जाता है, ये तो ऑलरेडी कॉस्ट है, तो 30% कॉस्ट तो ऐड होनी चाहिए। एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट, एक्सपेंस और कॉस्ट तो सिनोनिम है, तो वो तो ऐड होनी चाहिए, फिर तो ज़्यादा होना चाहिए। आप कैसे कह रहे हैं शाह जी कि कम होगा ये हैं? आपने नहीं बताया। टैक्स सेविंग्स होती हैं, इंटरेस्ट की वजह से हमारा टैक्स सेव हो जाता है। तो टैक्स कितना सेव होगा हैं? 30% टैक्स है, तो बेटा ये एक्सपेंस है, इसका 30% सेव हो जाएगा। 80 रुपये, 80 का 30% कितना होगा? कितना होगा? 24, वो माइनस हो जाएगा और साथ में ये 22 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो अब करिए 78 आता है। तो बेटा अब यहाँ पे देखिए, इस 80 को रिफ्लेक्ट करने वाली अमाउंट जो है वो 20% है, तो 78 तो इससे कम है, तो डेफिनेट बात है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग अमाउंट होगी, सॉरी परसेंटेज होगी, एक्स परसेंटेज होगी, वो डेफिनेट बात है इससे कम होगी। तो IRR के लिए हम जो दो रेट चूज कर रहे होंगे वो डेफिनेटली हम लोग कम चूज कर रहे होंगे। अब सुने, अब पक्का यही कॉस्ट ऑफ डेट है। बाकी उसमें फिर वो कन्वर्टेबल वाली बात आ जाती है, कन्वर्टेबल बॉन्ड वाली। असल चीज़ यही है जो एग्जामिनर जहाँ पे घुमाते हैं हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है या नहीं लग रही। हमें सिर्फ ये देखना है कि टैक्स सेविंग हो रही है या नहीं हो रही। डन हो गया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। सर हम ये बात याद रखें कि प्रीमियम है तो ज़्यादा रेट याद नहीं रखना, अकल लड़ानी है। मैंने विद कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्चुअली समझाया कि प्रीमियम में जब आता है तो बेटा यहाँ पे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम है। लेकिन अगर इशुएंस एट प्रीमियम हो तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसे वसूल कर लिए, आपको पैसे मैंने कम वापस करने हैं। ठीक हो गया? तो 10 100 फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपया आपको ड्यूरिंग पीरियड जो है वो मैंने पे किया एज इंटरेस्ट 300 रुपया, मैंने रिसीव आपसे किया 1100 रुपया और वापस आपको किया 1000 रुपया। तो इफ़ेक्टिवली मैंने आपको कितना एक्स्ट्रा पे किया? 200 रुपये, क्योंकि जब इशू किया था तो 1100 रिसीव किया था, जब वापस कर रहा हूँ तो 1000 कर रहा हूँ, 100 रुपये मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया। ड्यूरिंग पीरियड मैंने आपको कितना पे किया? 100 300 तो मैंने पहले रख लिया था बात, तो 200 रुपये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। तो मेरा जो IRR होगा वो कूपन रेट से कम होगा। डन? ये बड़ी काम की चीज़ है। हमारी डेट वाली जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट नॉट 100% वो कवर हो गया। अब बैंक लोन में क्या होगा? अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए एक और बात, ये उस वक्त बात आती है जब इशुएंस में और रिडेम्पशन में कोई गड़बड़ होती है। इशुएंस और रिडेम्पशन में याद रखिएगा, ये IRR वाला खर्च उस वक्त डलती है जब इशुएंस और रिडेम्पशन में गड़बड़ होती है। फिर मैं बोल रहा हूँ IRR वाला प्रोग्राम उस वक्त आता है जब इशुएंस और रिडेम्पशन पे कोई कीड़ा तंग करता है। फिर मैं बोल रहा हूँ IRR वाला फंक्शन उस वक्त आएगा, उस वक्त हम लोग जो हैं ये फंक्शन ये बंगड़ा डालेंगे जब इशुएंस और प्रीमियम में कोई गड़बड़ होगी। बाकी क्या होगी? जब देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए बैंक लोन है, बैंक से उधार लिया 1000 रुपया, तो बैंक को वापस कितना करना है? 1000 रुपया। ठीक है, विद इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1000 रुपया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इशुएंस एट पार और रिडेम्पशन भी एट पार है, और दरमियान में जो है वो 100 है, फिर 100 है और फिर 100 है। तो इसमें KD जो है वो कितना होगा? वुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट, वुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट है ना। लेकिन इसमें हम लोग टैक्स सेविंग का इम्पैक्ट लेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे, तो ये हमारे पास सिंपली जो है वो KD आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा?
अब ये बात भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वहाँ पे हमने टैक्स रेट या 30% से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे तो 70% से मल्टीप्लाई किया है। वहाँ पे 70% से मल्टीप्लाई करेंगे। सेव कितना हो रहा है से यहाँ पे देखिए बेटा, इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट है 100 रुपया, ठीक हो गया। इफेक्टिवली मुझे कितना पड़ रहा है, 30% माइनस कर दो, इफेक्टिवली मुझे 70 रुपये जो है वो पड़ रहा है, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे मैं सेविंग, डायरेक्ट सेविंग निकाल रहा था, यहाँ पे मैं कह रहा था मेरा इफेक्टिवली खर्चा कितना है। ये डाटा तो आइंस्टाइन, ये बात समझ आ गई बेटा। अब आगे देखते हैं। डेट दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा रिडीमेबल और एक होता है इररिडीमेबल, ठीक हो गया बेटा। अब रिडीमेबल में हम लोगों ने दो केसेस पढ़े, एक इशुएंस में खर्च और एक रिडेम्पशन में खर्च, ठीक हो गया। और दूसरा मैंने पढ़ा कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है लेकिन उसमें टैक्स सेविंग का इम्पैक्ट आता है। तो उसमें हमारा इस सिनेरियो में क्या होगा, KD इज इक्वल टू 1 माइनस टैक्स रेट, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा IRR होगा। डन। अब बात करते हैं इररिडीमेबल की, जो कभी पैसा वापस करना ही नहीं है, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना पैसा वापस। एक दफ़ा ले लिया तो करना क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो पे ऑफ करते रहना। तो उसमें हमारा क्या होगा, KD वुड बी इक्वल टू पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स डिवाइडेड बाय P0 आ जाएगा। और आफ्टर टैक्स क्या होगा, KD आफ्टर टैक्स क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय P0। रिडीमेबल इररिडीमेबल, डन। रिडीमेबल इररिडीमेबल, रिडीमेबल में दो केसेस, इशुएंस और रिडेम्पशन पे सेम अमाउंट है लेकिन टैक्स का इम्पैक्ट आना है तो KD वुड बी इक्वल टू 1 माइनस टैक्स रेट है, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है कि अगर इशुएंस और रिडेम्पशन में कोई गड़बड़ है तो उसमें IRR लेना है आफ्टर कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है। डन, डन, पक्का। P0 जो है ये फुफो का नाम रखा है, P0 स्टैंड्स फॉर फुफो। तूने MFA तैयारी नहीं पढ़ा नहीं है, P0 करंट मार्केट प्राइस, ठीक हो गया, पक्का। चलिए अब आगे इक्विटी की तरफ बढ़े। ये सारी चीज़ें कल अगर आप लोग आते हैं, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, कल अगर आप लोग आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी हमारी। कल आने का प्रोग्राम है, वैसे कल फंक्शन का प्रोग्राम है। डांस कौन करेगा? अच्छा, डांस कौन कर लेते हैं जी? किससे करवाएंगे? ये नहीं, ऐसे जोक शोक भी रखते हैं आप पेपर आना लेने। अच्छा जनाब, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मॉडल हैं। कौन कौन से हैं? एक है कैपम और दूसरा है दादीमा, DDM। कैपम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं KE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इनटू बेटा, ठीक हो गया। और DDM के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो दो वेरिएंट्स हैं। वैसे तो इसके वेरिएंट्स काफ़ी सारे हैं लेकिन हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं, KE इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई P0, और यहाँ पे क्या है, KE इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस GE। डन, ओके। अब बेटा इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, इसको फिर देखते हैं कब ये वाला करना है, कब ये वाला करना है, कब ये वाला करना है। ये क्या है?
बीटा, बीटा ये क्या है? इसे हम लोग जो है सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क। अब ये बीटा शो क्या करता है? मेरी कंपनी वर्सेस इंडस्ट्री, मेरी कंपनी एज कंपेयर टू इंडस्ट्री जो है वो कितनी रिस्की है। मेरी कंपनी एज कंपेयर टू इंडस्ट्री कितनी रिस्की है। There is a method to calculate this beta, but fortunately the method is not being covered in our syllabus. ठीक हो गया। अब बीटा जो है, अब दो तीन नतीजे आ सकते हैं इसके कि या तो इक्वली रिस्की है, या ग्रेटर देन रिस्की है, या लेस देन रिस्की है। ठीक हो गया। क्या नतीजे आ सकते हैं? बीटा जब हम लोग देखते हैं तो मालूम पड़ता है, यानी मेरी कंपनी वर्सेस इंडस्ट्री कितनी रिस्की है, मेरी कंपनी एज कंपेयर टू इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री कितनी रिस्की है। तीन नतीजे निकल सकते हैं। इक्वली है, जितना रिस्क लेवल इंडस्ट्री का है उतना ही रिस्क लेवल मेरी कंपनी का है। मेरी कंपनी ज़्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू द ओवरऑल इंडस्ट्री, या मेरी कंपनी जो है वो लेस रिस्की है एज कंपेयर टू द ओवरऑल इंडस्ट्री। इन दिस सिनेरियो बीटा वुड बी इक्वल टू 1, जब रिस्क लेवल ऑफ बोथ एंटिटीज़, निनो आ रही है ना, आ रही है, तो ये खुशी से जमाइयाँ लेते हो। जब तुम खुश होते हो तो फिर उसका नतीजा क्या होता है? जमाइयाँ आती हैं। डांस करो साथ साथ तुम्हारे मनोरंजन के लिए, जो तुम्हें नींद ना है। बीटा इज इक्वल टू 1, और जब आपकी कंपनी ज़्यादा रिस्की है तो बीटा वुड बी ग्रेटर देन 1, और जब आपकी कंपनी लेस रिस्की है तो बीटा लेस देन 1 है। सर इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो? बेटा आपके MCQs का पेपर भी है। उस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब 48 पे बंदा रह जाता है। काश 2 नंबर का ये वाला MCQs भी ठीक कर लेता ना, तो जान छूट जाती, नहीं करके आ जाता ना, ये बात समझ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा जो है वो बात हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। RM क्या चीज़ है? मार्केट नहीं, RM क्या चीज़ है? एवरेज रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन मार्केट। अगर हम लोग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से एवरेज रिटर्न कितना आता है। सर ये क्यों बता रहे हो? बेटा वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। यू मस्ट हैव साउंड अंडरस्टैंडिंग टू पास द पेपर। ठीक हो गया। और ये मार्केट कह सकते हैं, वो इंडस्ट्री कह सकता है, वो स्टॉक मार्केट कह सकता है। डन हो गया। RF क्या चीज़ है? रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, या तो वो ये बोलेगा या रिटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड बोलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो रिटर्न होता है वो भी रिस्क फ्री होता है, या फिर वो ट्रेजरी बॉन्ड बोलेगा। ट्रेजरी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड का दूसरा नाम ट्रेजरी बॉन्ड है। गवर्नमेंट का बॉन्ड अगर हम लोग परचेज करते हैं उस पर जो रिटर्न आता है वो ऑलवेज 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 रिस्क फ्री होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस नहीं होते हैं, तो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आता है दैट इज कॉल्ड RF, रिस्क फ्री रिटर्न है। और RM एवरेज रिटर्न फ्रॉम द मार्केट है, या स्टॉक मार्केट है, या इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से अब मैं इसके थीम में नहीं जा रहा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। K इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा है। चलिए जरा आगे आते हैं DDM पे। ये हमारा सारा बेटा टोटल कैपम है। इसको तकरीबन मैं 1 दिन लगा के समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे, लेकिन हम लोग एट द मोमेंट आर शॉर्ट ऑफ टाइम है। K इज इक्वल टू D डिवाइडेड। अच्छा जनाब इसको देखते हैं। कंपनीज जो हैं वो बेटा, एक कंपनी जो है वो डिविडेंड कांस्टेंट पे कर सकती है ना, कांस्टेंट डिविडेंड पे कर सकती है। व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट डिविडेंड? पिछले साल भी 2 रुपये दिया था, उससे 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 पिछले साल भी 2 रुपये दिया था, आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त में भी 2 रुपये दिया था, और क़यामत तक 2 रुपये ही देती रहेगी ये कंपनी।
एज डिविडेंड। तो इसका मतलब है और कंसिस्टेंटली पे करिए, कांस्टेंट नहीं, यहां पे लिखना चाहिए कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली कंपनी हर साल डिविडेंड पे कर रही है। इस डीडीएम की, इन दो वेरिएंट्स की एक अप्रोच, दोनों वेरिएंट्स की कॉमन अप्रोच क्या है बेटा? ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी टेस्ट हो सकती है। बीएफडी का पेपर जो कि सीफैप लेवल का पेपर है, 25 मार्क्स की थ्योरी आई है। सर वो तो सीफैप 4 की है। सर वही ट्रेंड जो है वो नीचे आ रहा है अब। देयर इज हाईली प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस हैं, हाईली प्रोबेबल है कि थ्योरी आपके लेवल पे भी टेस्ट हो। दोनों मॉडल्स की एक कॉमन अप्रोच ये है कि सुने भाई, ये टीडीएम अप्रोच कर ये एज्यूम कर रहा है कि कंपनीज जो डिविडेंड देती हैं वो कंसिस्टेंटली दे रही हैं, हर साल डिविडेंड दिया जा रहा है। ठीक हो गया। अब जहां तक इस वेरिएंट ऑफ डीडीएम की बात है, ये एज्यूम करता है कि डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट है। डिविडेंड जो है कांस्टेंट का मतलब है कि डजंट नॉट ग्रो। डिविडेंड जो है आज से 50 साल पहले जो दिया था वही डिविडेंड जो है वो आगे बढ़ेगा, आगे चलता रहेगा। डिविडेंड जो है वो ग्रो नहीं करता। अगर तो ऐसा सिनेरियो है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वुड बी इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय पी नॉट है। ठीक हो गया। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि बेटा कांस्टेंट रहे हमेशा डिविडेंड। डिविडेंड ग्रो भी कर सकता है और ग्रो नहीं भी कर सकता। लेकिन यहां पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है। दूसरा क्या है कि कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, लेकिन जो डिविडेंड दे रही है इज ग्रोइंग एट कांस्टेंट रेट। पिछले साल भी वो 5% के हिसाब से बढ़ा था, उससे पिछले साल भी 5% के हिसाब से बढ़ा था, उससे पिछले साल भी 5% के हिसाब से बढ़ा था। आने वाले वक्तों में भी डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5%। ठीक हो गया बेटा। तो वो जो ग्रोथ है, वो जो 5% है, इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस जी ग्रोथ रेट। अब ये D1 किसके बराबर है? D1 इज इक्वल टू बेटा D0 इंटू 1 प्लस जी है। बेटा बिलीव यू मी, इस सेशन की वैल्यू आपको पेपर में बैठ के पता लगेगी। इफ यू आर टेकिंग दिस सेशन लाइट तो अपना नुकसान कर रहे हो। पूरा चैप्टर एक ही घंटे में जो है वो वाइंड अप हो रहा है। तो D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी। अब सर ये D1 क्या चीज़ है? एक्चुअली D1 जो है वो क्या चीज़ है? D1 इज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ये। इट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेटा, बहुत ही कीमती लफ्ज है। और ये D0 क्या चीज़ है बेटा? D0 जो है वो लेटेस्ट डिविडेंड है, लेटेस्ट डिविडेंड है, लेटेस्ट डिविडेंड है। आज कौन सा साल है? 2023। तो लेटेस्ट डिविडेंड कौन सा होगा? 2022 का। अगर मैं 2022 के दरमियान में खड़ा होता तो लेटेस्ट डिविडेंड कौन सा होता? 2021 का, अगर एनुअली वो डिविडेंड दिया हुआ है तो। ठीक है, लेटेस्ट डिविडेंड। और ग्रोथ रेट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब सोने बात करते हैं जी के बारे में। जी कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। जी कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। जी कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं बेटा। जी कैलकुलेट करने के हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं। नंबर 1 कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन मेथड है, ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा है? रिटेंशन रेशियो। सोने आज 15 तारीख हो गई, तूने पेपर नहीं दे रहा, चुप करके बैठा हुआ है। अम्मी ने क्या कि भेजा था कि बेटा उधर बात ना करियो। जी कुछ होती है ना माएँ, वो घर से बाहर निकलती है ना तो अपने बच्चे के दूजे के घर जाने गल नहीं करनी, तो तेरी जबान आवाज़ निकले तक कार आके खिंच देनी है। मैंने किसी के घर से चीज़ भी नहीं खानी, ऐसा भी कहती हैं। तो आपको तो बोलने से भी मना किया। जी इज इक्वल टू, नाम में दिक्कत है कोई? कैटरीना का नाम पता कौन है? इंडियन एक्ट्रेस कितनी है? सुना नाम बताओ। आप पता है तुझे? हम पूरे दिन हो गए तो आता है, एक नाम बताओगे तो आगे चलूँगा मैं।
कैटरीना के अलावा नाम नहीं आता। मैंने आगे नहीं चलना भाई, क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ। अब इन सब का भला तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। नाम तुम्हारे देन में आंखों से पता लग रहा है, हयात तुम्हारी आंखों से टपक टपक बाहर आ रही है। बताओ इंडियन एक्ट्रेस का नाम बताओ। अच्छा चलो किसी एक्टर का नाम बता दो। शाहरुख खान के अलावा वो कोई एक्टर है? वो टूटा हुआ बाजा नहीं, वो बाजा नहीं होता जैसे। इसके अलावा कोई और बताओ। और और नहीं नहीं, तुम इंडियन एक्टर्स के नाम बताओ। और कौन है? और कौन है? बताओ बताओ। आ रहे हैं, ज़हन में नाम आ रहे हैं, ज़ुबान पे भी आना चाहते हैं, दिल कहना भी चाहता है, लेकिन दिमाग कहता है ना करी बेइज्जती हो जानी है। बताओ तुम क्या देखते हो? हॉलीवुड की? फिर क्या देखते हो? फारिग टाइम में क्या करते हो? कौन सी गेम्स खेलते हो? कौन सी? ये क्या होता है? चेस? शतरंज? शक्ल से तो नहीं लगते शतरंज वाले, उनका तो दिमाग बहुत तेज़ होता है। अच्छा अगर ये बात तय है भाई, जिसको इंडियन एक्टर्स का नाम आता है ना, उसको एक्ट्रेसेस का भी नाम आता है। अब बताओ मुझे कम से कम एक एक्ट्रेस का नाम बताओगे तो मैं आगे चलूँगा। उसके अलावा वो तो मैंने बताया ना, मैं तो चाहता नहीं मेरे अलावा उसका नाम कोई और ले। बताओ बताओ बताओ। मैं नहीं तो पेन यहीं पे रख के जा रहा हूँ, वैसे भी टाइम ओवर हो गया है, 4 बजे तक मेरी क्लास का टाइम था। देखा है ना, बड़ा पुराना नाम याद है इसको, सारे नाम पता है। करीना कपूर किसकी बहन है? वो करिश्मा कपूर की। और सारे नाम इसको पता है, वैसे नहीं बता रही है, कोई ले ना जाए। तो अच्छा करीना का नाम तुम्हें याद है? इतना पुराना। तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन का नाम जो 2 महीने पहले पढ़ा था वो याद नहीं है? इंटरेस्ट की बात है ना। g इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू nth अंडर रूट -1। अब याद रहेगा, करिश्मा भी है। लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू nth अंडर रूट -1। अब बेटा फॉर द सेक ऑफ एग्जाम मैं ये कहता हूँ कि n इज इक्वल टू n-1। ये कब हमने करना है? जब डिविडेंड्स का डेटा दिया गया हो। डिविडेंड पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, ये सारे जो है वो डेटा दिया गया हो। तो ये अपरेंटली कितने साल बन रहे हैं? फॉर एग्जांपल डिविडेंड जो है वो कंपनी ने पे किया 0.85 यहाँ पे और 0.35 यहाँ पे किया। तो अगर इस फार्मूला की मदद से निकाला जाए तो ये बनेगा, लास्ट वैल्यू 0.85 है डिवाइडेड बाई 0.35 है, nth अंडर रूट कितना है? 1 2 3 4 5। तो बच्चा गलती क्या करेगा? 5 लिखेगा यहाँ पे? नहीं, 5 नहीं लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। और -1 करेंगे तो हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो निकल आएगा। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सोने। एक तो मेथड ये है, दूसरा क्या है? रिटेंशन रेशियो मेथड। ग्रोथ इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय ROE। रिटेंशन रेशियो फिर किसके बराबर होती है? 1 माइनस DPO साहब, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो किसके बराबर होती है? डिविडेंड पेड बाय द कंपनी डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। ठीक होगा। अब इसके 2 तरीके हैं एग्जामिनर के बताने के, या तो वो टोटल बता देता है या फिर वो पर शेयर बताता है। अगर वो टोटल बताएगा तो ये वाला फॉर्मूला, अगर वो पर शेयर बताएगा तो ये होगा DPS डिवाइडेड बाय EPS। यहाँ से जो मेरे पास निकलेगा वो रिटेंशन रेशियो पर शेयर होगी, मल्टीप्लाई बाय ROE करेंगे तो हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगी। डन हो गया? डन हो गया। नहीं समझ आई? भी सोने को नहीं समझ आई? नाम क्या आपका? नाम कितना प्यारा है, और नाम तुमने करीना के याद रखे हुए हैं। कुछ तो ख्याल करो यार। अच्छा पेपर में कैसे पता लगता है कि KE कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस मॉडल या दिस मॉडल, और इसमें किस वेरिएंट से, इस वेरिएंट से या इस वेरिएंट से, कैसे मालूम पड़ता है? डेटा से पता लगता है। कितना तो होशियार आदमी है। और इन दोनों में से कैसे मालूम पड़ेगा?
डेटा से मालूम पड़ेगा। अगर तो उसने रिटेंशन रेशियो की तरफ मासा से भी इंडिकेशन की है तो इसको आंखें बंद करके क्रॉस कर दीजिएगा और आंखें खोल के ये वाला अप्लाई कर दीजिएगा। डन हो गया, पूरा चैप्टर जो है वो एक पिक्चर में बंद हो गया। सुबह इसके क्वेश्चंस करेंगे तो फर्दर क्लियर हो जाएगा। क्लास इज ओवर। अच्छा खासा लाइक बच्चा है तो बंद कर दे वीडियो, अब कुछ गंदी बातें कर ले।